गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इस वीडियो में संविधान की प्रस्तावना की ही हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में ये प्रश्न भी आ रहा है कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना मूल संरचना सिद्धांत का अंग है? क्या भारतीय संविधान की मूल संरचना में माना जा सकता है इसे कि नहीं? तो मूल संरचना का सिद्धांत क्या है? जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप लोग अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छी समझ विकसित करने के लिए केवल और केवल ऑथेंटिक राइटर्स की बुक्स पढ़ें। जैसे आप डी.डी. बासु को पढ़ सकते हैं, तो डी.डी. बासु को अगर आप पढ़ेंगे, कुछ मामलों पे आप सुभाष कश्यप को भी पढ़ सकते हैं। वो भारतीय लोकसभा के महासचिव रहे हैं लंबे समय। लेकिन डी.डी. बासु तो IAS के एग्ज़ाम देने वाले लड़कों को 1-2 बार जरूर अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। विशेष में IAS देने वाले जो भी हैं वो क्योंकि आप उससे एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। तो केशवानंद भारतीवाद का में ये आधारभूत संरचना का सिद्धांत बाहर निकला है और ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा दी गई व्यवस्था है। ठीक 9/8 का ये फैसला था और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, बस आधारभूत संरचना का सिद्धांत, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाता है। न्यायपालिका की शब्दावली में कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये क्या है? तो शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए कि न्यायपालिका ने पहले एक प्रकार की लड़ाई चल रही थी इंदिरा गांधी के समय में कि सर्वोच्चता के लिए, न्यायिक सर्वोच्चता बनाम विधायी सर्वोच्चता। तो थोड़ा बात निकलेगी तो कहीं और आगे भी जाना पड़ेगा, ठीक। लेकिन वो उसके लिए फिर कोई दूसरा वीडियो हम बनाएंगे। क्या है, जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे सामने 2 विकल्प थे, एक था अमेरिका और एक था ब्रिटेन। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है और ब्रिटेन में विधायी सर्वोच्चता है, ठीक। न्यायपालिका में ये कहते हैं कि गवर्नमेंट बाय द जुडिशरी। सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका अमेरिका की मानी जाती है क्योंकि वो सरकार के बनाए हुए किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है। समझ रहे हैं? सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका अमेरिका की। ब्रिटेन के में विधायिका है, ठीक, सर्वोच्च पार्लियामेंट्री या लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी है। और ये कहा जाता है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती, कुछ भी कर सकती, बस केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। बाकी ब्रिटेन की पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो इसे लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी कहते हैं। अब भैया जब हम आज़ाद हो रहे थे तो हमने कहा कि हमारा भारतीय दर्शन कहता है अति सर्वत्र वर्जते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसलिए हमने बैलेंस ऑफ पावर को चूज करा, ठीक है, कि सरकार के तीनों अंग एक दूसरे पे अपनी श्रेष्ठता साबित करने के बजाय मिलकर काम करें, ठीक है। तो जो बैलेंस ऑफ पावर है उसमें हमने ये चीज रखी कि अपने क्षेत्राधिकार में संसद सर्वोच्च बनी रहे, अपने क्षेत्राधिकार में न्यायपालिका भी सर्वोच्च बनी रहे, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि संसद कोई भी कानून बना सकती है, ठीक है, उसकी विधायी शक्तियों पे कोई सीमा नहीं है। लेकिन वो कानून न्यायपालिका देखेगी केवल इस आधार पर कि कहीं वो नागरिक अधिकारों के विरुद्ध तो नहीं है। वही इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लिमिटेड गवर्नमेंट की कंसेप्ट बताई थी, तो वही है कि सरकार कहीं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके नागरिकों के अधिकारों का हनन तो नहीं कर रही। तो जुडिशरी आर्टिकल 13 के तहत किसी भी विधायी प्रस्ताव को या किसी भी कानून को शून्य घोषित कर सकती है आर्टिकल 13 के तहत। इसे नल एंड वॉइड प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन भी यूज किया जाता है, ठीक। कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब कि किसी सर्टेन पार्ट को हमें हटाना होता है। अब न्यायपालिका मौलिक अधिकार के परीक्षण तक ही अपने आप को सीमित रखेगी। वो कानून के मंतव्य को नहीं पूछेगी कि सरकार ने ये कानून बनाया क्यों, ना, बस जुडिशरी पे भी लिमिटेशन है
कि कानून का विषय सरकार निर्धारित करेगी, वो चाहे जैसी कानून बनाना चाहे बना सकती है। बस न्यायपालिका को इतना अधिकार दे रखा आर्टिकल 13 में कि ये देखो कि ये मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल तो नहीं है। लेकिन कालांतर में न्यायपालिका ने अपनी शक्तियों को एक तरह से वृद्धि करने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को एक तरह से दे दिया। ये मूल संविधान में कहीं नहीं है, आधारभूत संरचना का सिद्धांत। ठीक है, तो क्या हुआ कि 72 में केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कह दी कि भारतीय संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है, कहीं भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। समझ रहे, उस समय आपातकाल का दौर था और सब संस्थाओं को आपातकालीन मानसिकता के तहत कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन न्यायपालिका ने एक तरह से एक ऐसा पासा फेंका कि उस समय के राजनीतिज्ञों को समझ नहीं आया कि है क्या ये। ठीक है, क्योंकि उस डिसीजन में केवल ये कहा गया कि कि सरकार की विधायिका कुछ भी बदल सकती है, कोई भी संशोधन संविधान में कर सकती है, केवल संविधान की मूल संरचना को परिवर्तित नहीं कर सकती। उस डिसीजन में किसी ने नहीं बताया कि मूल संरचना में है क्या आखिरकार। ठीक, लेकिन अन्य आगे के निर्णयों में, उत्तरोत्तर निर्णयों में न्यायपालिका, ठीक है, कई चीज़ों को अपना बेसिक संरचना सिद्धांत में लाती चली गई कि नहीं, ये भी संविधान की मौलिक अधिकार मूल संरचना में निहित है, इनको नहीं बदल सकते। नीति निर्देशक तत्व मूल संरचना में, इसको नहीं बदल सकते। संसदीय लोकतंत्र मूल संरचना में, इसको नहीं बदल सकते। यानी कि उनका धीरे धीरे इस लिस्ट को बढ़ाते चले गए। अब रही बात प्रेम्बल्स की कि क्या संविधान की प्रस्तावना आधारभूत संरचना का अंग है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 1960 का केस आता है, उसको हम कहते हैं बेरुबारी केस। उस बेरुबारी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है ही नहीं, इसलिए जो करना करो। ठीक है, बेरुबारी केस में ये कह दिया कि ये संविधान का अंग नहीं है, आपको जो करना है करो। लेकिन 73 का जो केशवानंद भारती केस आया, उसमें संविधान की प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय ने इसका अभिन्न अंग मान दिया। का ना ये तो इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, एंड इट हेल्प टू इंटरप्रेट द वेरी एम्बिगुअस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से संविधान की प्रस्तावना को एक तरह से संवैधानिक मान्यता मिल गई, उसका अंग माना जाने लगा, मूल संरचना का भाग भी माना जाने लगा। 1995 में LIC ऑफ इंडिया का एक केस आया, उसमें भी फिर सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को रिअफर्म करा कि नहीं, ये तो भाई जो है प्रस्तावना तो संविधान का मूल संरचना का अंग है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से ये न्यायपालिका धीरे धीरे संसद पर एक प्रकार का ये अपना एक जुडिशियल कंट्रोल बनाना का एक उपक्रम किया। तो अगर आप DD बसु पढ़ेंगे तो वो ये उसमें इसका अच्छे से विश्लेषण भी कर रखा है। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आधारभूत संरचना या डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसका मौलिक संविधान में कहीं उल्लेख है नहीं। ये एक सर्वोच्च न्यायालय की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने ये डिसीजन दिया है। अब बाय द वे उसमें अगर 11 जज थे, ठीक, 5 और 6 का डिसीजन था, या 13 जज थे कि 6 और 7 का डिसीजन था। फ्यूचर में सरकार चाहे तो उससे बड़ी बेंच बैठा कर, जैसे 21 न्यायाधीशों की बेंच बैठ गई या 25 न्यायाधीशों की बेंच बैठ गई, और वो फ्यूचर में अगर ये डिसाइड कर दें, ये डिसीजन दे दें, इसका रिव्यू कराए सरकार कि ना मूल संरचना जैसा कुछ नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अपने आप ही धराशायी हो जाएगा। बट ऐसी होने वाला फिलहाल नहीं है। तो आप इसको पढ़िएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड भारत की संविधान की प्रस्तावना। तो इसलिए इस पर मैं यहाँ पे बता करके अब इस पे क्वेश्चन दूंगा आपको। क्वेश्चन ये है कि क्या आप मानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना मूल संरचना सिद्धांत का अंग है? क्या आप मानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना मूल संरचना का अंग है? इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर प्रकाश डालिए। थैंक यू।